आज हम स्टार्ट करते हैं प्लास्टिक्स के बारे में। देखो, माइक्रो प्लास्टिक जो है इस साल बहुत न्यूज़ में रहा है, इसलिए माइक्रो प्लास्टिक और प्लास्टिक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इस साल उम्मीद है कि प्लास्टिक से क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं हमारी प्लास्टिक से रिलेटेड। जो क्या हुई अभी हम समझते हैं। पहले देखते हैं, एक न्यूज़ आई थी, देखो, इट इज़ पॉसिबल टू रिमूव माइक्रो प्लास्टिक फ्रॉम द वाटर। ये कब आई थी? 19 अगस्त को न्यूज़ आई थी, ठीक है। तो 19 अगस्त 2023 को। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ थी, टैकलिंग मरीन डेब्रिस एंड माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन, टफ चैलेंज। तो इस तरीके से माइक्रो प्लास्टिक किसी न किसी तरीके से न्यूज़ में रहा ही है। थोड़ा जानते हैं माइक्रो प्लास्टिक। अब माइक्रो प्लास्टिक किसको कहते हैं, ये एक ऑफिशियली डिफाइंड है। मतलब माइक्रो प्लास्टिक किसको कहा जाता है? जो प्लास्टिक जिसका जो डायमीटर है, अगर वो 5 mm से कम है, 5 मिलीमीटर से कम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो प्लास्टिक। मेरे प्लास्टिक्स माइक्रो प्लास्टिक दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक और एक सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक। देखो, प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है? जो कि डिज़ाइन किया जाए कमर्शियल यूज़ के लिए, मतलब हमने उसे डिज़ाइन किया किसी कमर्शियल यूज़ के लिए, जो हमारी कॉस्मेटिक्स और टेक्सटाइल वगैरह में हमको देखने को मिलता है। मतलब उसे प्राइमरी हमने बनाया है पहले ही, ठीक है। और सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है? देखो, समझना ज़रा सा। प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक वो जिसको हमने खुद बहुत छोटे छोटे हमने क्या बनाया, प्लास्टिक्स बनाई हैं अपने यूज़ के लिए, ठीक है, ताकि हम उसे कमर्शियली यूज़ कर सकें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। वहीं सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक क्या होती है? ये जब हमारा कोई लार्ज प्लास्टिक होती है, बहुत वो ब्रेक डाउन हो जाए, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाए, किसकी वजह से? सनलाइट की हीट की वजह से, या फिर वाटर जब ओशन समुद्र में चली जाती है, तो समुद्र की ओशन की वेव्स की वजह से वो टूट जाए बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में। तो यहाँ पर पहले वो एक बड़ी प्लास्टिक थी, फिर वो टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई, क्या बन गई? माइक्रो प्लास्टिक बन गई। तो ऐसी प्लास्टिक को क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक, ठीक है। देखो, एक डेटा है, ग्लोबल एक डेटा है कि ऑन एन एवरेज जो है एक ह्यूमन बीइंग जो है कंज्यूम करता है 50,000 माइक्रो प्लास्टिक्स। कितनी कंज्यूम करता है? 50,000 माइक्रो प्लास्टिक के पार्टिकल्स ऑन एन एवरेज एक हमारा ह्यूमन बीइंग, हम लोग क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है? हमारे फूड चेन बहुत बुरी तरह कंटामिनेटेड हो रही है माइक्रो प्लास्टिक से। अब प्लास्टिक क्या होती है? देखो, ये प्लास्टिक तुम सुन के आए होगे, प्लास्टिक और इलास्टिक, ये दो वर्ड तुमने बहुत 12th क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ रखे होंगे। प्लास्टिक क्या होता है? जो अपनी जो शेप, एक बार जो उसको शेप दे दी जाए वो उसी शेप में रहे, ठीक है। कैपेबल ऑफ बीइंग शेप्ड और मोल्डेड, हमने उसको शेप दे दी, उसके बाद वो उसी शेप में रहेगा, ठीक है, मोल्ड हो जाएगा। इलास्टिक, वो वापस अपनी उसी, हर बार हम उसकी शेप चेंज करें पर वापस अपनी ओरिजिनल शेप में लौट के आ जाए, वो इलास्टिक कहलाता है। तो ठीक है, तो प्लास्टिक ये वर्ड कहाँ से आया है? प्लास्टिकोस से आया है। ऐसे क्वेश्चन पूछे चले जाते हैं कभी कभार। प्लास्टिक वर्ड एक ग्रीक वर्ड है, कहाँ से आया? प्लास्टिकोस से, जिसका मतलब होता है कैपेबल ऑफ बीइंग शेप्ड और मोल्डेड। नेक्स्ट है मेरा, देखो, जो मेरे 70% ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक प्रोडक्शन है वो 6 मेजर पॉलीमर्स से जुड़ा हुआ है। देखो, प्लास्टिक को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? साइंटिफिक लैंग्वेज में पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। प्लास्टिक तो हम ये जनरल भाषा में बोला हुआ वर्ड है, पर हम पॉलीमर्स बोलते हैं। पॉलीमर जो क्या होता है? बहुत सारे मोनोमर्स होते हैं, मोनोमर्स, ठीक है। मोनोमर्स को हम ज्वाइन करते चले जाते हैं, ज्वाइन करते करते क्या बन जाते हैं? बहुत सारे मोनोमर्स को मिला के क्या बनता है? एक पॉलीमर, ठीक है। और उस पॉलीमर को, बहुत सारे पॉलीमर को मिला के क्या बनाते हैं? हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो अब मेरे जो है जनरली पूरी, हम जितनी प्लास्टिक यूज़ करते हैं अपने चारों तरफ, उसमें जनरली 70% जो हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं उसमें केवल 6 मेजर पॉलीमर्स यूज़ हो रहे हैं हमारे। कौन कौन से 6 मेजर पॉलीमर्स हैं वो? पैट, पॉलीइथाइलिन टेराथेप्लेट, ठीक है। नेक्स्ट है हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। नेक्स्ट है पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखो, तुमने, ये हमारे इतना काम का नहीं है कि इनसे क्या बनता है क्या नहीं बनता, बस हमको इतना याद रखना है कि कुछ इनके नाम, जैसे पैट पूछ ले, या हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन पूछ ले, या पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये तो नाम तुमने सुना होगा। एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। जो वायर बनती है, तो वायर का जो इंसुलेशन होता है वो पीवीसी से बनता है। लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन तुमने सुना होगा, ठीक है। इसके बाद पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलिस्टरीन, ठीक है। इसके बाद कुछ और, ये 6 मेरे क्या हैं? ये 6 मेरे मेन इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं जिनसे मेरी क्या बन रही है? सारी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं प्लास्टिक के, ठीक है। कुछ और अदर प्लास्टिक्स हैं, जैसे कि हमारी एक्राइलिक, एक्राइलो एक्राइलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन, स्टाइरीन, और फाइबर ग्लास, नायलॉन, पॉलीकार्बोनेट और पॉली एसिटिक। ये तुमने अलग अलग पॉलीमर्स के नाम सुने होंगे, पर ये 6 मेन जो है ये मेरे मेन है, ठीक है। बाकी के ये वाले प्लास्टिक्स हैं, पॉलीमर्स हैं, जो हम यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाने में। तो एक मेरा प्लास्टिक का प्रोडक्ट बहुत सारे पॉलीमर्स का यूज़ करके बनता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आई थी हमारी
कि इन द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच कोस्ट लाइन लाइफ पिगी बैग्स ऑन प्लास्टिक ट्रैश। देखो ये न्यूज़ थी, इसमें क्या बताया, इसमें बात करी गई है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के बारे में। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है हमारा, ये पैसिफिक ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन में क्या बन गया, एक गायर बन गया। ठीक है, गायर बन गया है, मतलब यहीं प्लास्टिक, इस जगह बहुत सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पाई जाती है। हमारी दुनिया की सबसे ज़्यादा प्लास्टिक जो ज़्यादा इकट्ठी हो रही है कहाँ बन रही है, जहाँ यहाँ जाके इकट्ठी हो रही है, कहाँ पर, पैसिफिक ओशियन में। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं ग्रेट पैसिफिक, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया है, ये एक गायर बन गया है यहाँ पर पूरा प्लास्टिक का। ठीक है, तो यहाँ प्लास्टिक वेस्ट है, कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियन में। इसको क्या बोला जाता है, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसे हम ट्रैश वॉर्टेक्स भी बोलते हैं, ट्रैश वॉर्टेक्स। देखो तुमने ये नाम सुना होगा, पोलर वॉर्टेक्स सुना होगा, पोलर वॉर्टेक्स तुमको पता है ना। आर्कटिक ओशियन है, तो आर्कटिक ओशियन के ऊपर जो क्लाउड्स बनते हैं ना, जो बादल बनते हैं, ठीक है, उन बादल को हम क्या बोलते हैं, पोलर वॉर्टेक्स। इसी तरीके से ये ट्रैश वॉर्टेक्स, ट्रैश मतलब गंदगी का वॉर्टेक्स बन गया। ठीक है, इसलिए इसे ट्रैश वॉर्टेक्स बोला जा रहा है। ये कहाँ पर है, कैलिफोर्निया और जापान के बीच में। देखो तुमको दिख रहा होगा, ये हमारा कैलिफोर्निया है, ये हमारा जापान है, इसके बीच में क्या बन रहा है, ये हमारा ट्रैश वॉर्टेक्स बना है। ये किसकी वजह से बना है, देखो जो मेरे जो करंट है ना, मेरे जो करंट जब मूव करते हैं तो अपने साथ क्या करते हैं, इसको ले जाते हैं वेस्ट को, और यहाँ पर क्या बना रहे हैं, गायर्स बना रहे हैं। मेरे जो करंट हैं, ओशन करंट, वो क्या बना रहे हैं, यहाँ पर गायर बना रहे हैं। इसलिए क्या बना है मेरा ग्रेट पैसिफिक, क्या बना है, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। कौन कौन से करंट है यहाँ पर, देखो ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, नीचे वाला साउथ इक्वेटोरियल करंट है, और ये ऊपर वाला नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। यहाँ पर हो जाता है कुरूशियो करंट, फिर आगे जाके बाइफरकेट हो जाता है, ये बन जाता है नॉर्थ पैसिफिक करंट, नीचे आके ये बन जाता है कैलिफोर्निया करंट, और इस तरीके से पूरा क्या बन जाता है, गायर। इसको हम क्या बोलते हैं, गायर। ठीक, चलो आगे चलते हैं। तो देखो इन्होंने यहाँ पर समझाया भी है कि द नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल गायर लोकेटेड जस्ट नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन द पैसिफिक ओशियन। इट कंसिस्ट ऑफ कुरूशियो, नॉर्थ पैसिफिक, कैलिफोर्निया एंड नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स। ठीक है, जो हमारा कैसे मूव कर रहा है, हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, दीज करेंट्स फ्लो एडजेसेंट टू 51 पैसिफिक रिम कंट्रीज़। कितनी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर, इस वाले रीजन में 51 पैसिफिक रिम कंट्रीज़ हैं। और इस पूरे हमारे जो ट्रैश वॉर्टेक्स है, इसमें ज़्यादातर क्या है, मेरा सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक। देखो नेक्स्ट न्यूज़ आई थी, नेक्स्ट एक और न्यूज़ आई थी प्लास्टिक से रिलेटेड, कि इंडिया इज़ अमंग द 12 कंट्रीज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 52% वर्ल्ड मिसमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट। इंडिया जो है दुनिया की 12 कंट्री हैं जो 52% प्लास्टिक वेस्ट को मिसमैनेज कर रही हैं, मतलब प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज नहीं कर पा रही। इंडिया उनमें से एक कंट्री है, उसको समझेंगे थोड़ी देर में। पहले हम उससे पहले समझते हैं प्लास्टिक ओवरशूट डे। ये इंपॉर्टेंट है इस साल, प्लास्टिक ओवरशूट डे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 में इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया, मतलब सेलिब्रेट तो नहीं ये कहेंगे, पर 2023 में पहली बार ये डे बताया गया है कि प्लास्टिक ओवरशूट डे किस डे को कहेंगे। ये किसने बताया प्लास्टिक ओवरशूट डे, ये हमारे बताया अर्थ एक्शन। अर्थ एक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसने बताया हमारा प्लास्टिक ओवरशूट डे। इसने बताया कि 28 जुलाई 2023 अर्थ सॉ इट्स फर्स्ट प्लास्टिक ओवरशूट डे। अर्थ ने अपना पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे देखा। प्लास्टिक ओवरशूट डे से क्या मतलब है, देखो तुमने कहीं ना कहीं, हम लोगों ने ये तो पढ़ रखा है ना, अर्थ ओवरशूट डे। देखो ये तुमने कहीं ना कहीं अर्थ ओवरशूट डे पढ़ के आए हो। जैसा तुम अभी समझाता हूँ अर्थ ओवरशूट डे, अगर नहीं पढ़ा है तो, पर जैसे हम अर्थ ओवरशूट डे में पढ़ते हैं वैसे ही हम प्लास्टिक ओवरशूट डे में भी पढ़ते हैं। क्या होता है इसका मतलब, देखो इसका मतलब ये होता है कि हम जो प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, जितनी हमने प्लास्टिक यूज़ करी, उसने क्या कर दिया, हमने जितनी प्लास्टिक यूज़ करी वो ज़्यादा होगी किससे, ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी से। मतलब जितना हमारा ग्लोबली हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करो तुम्हारे पास, तुमने 10 पॉलीथीन यूज़ करी, ठीक है, उन 10 पॉलीथीन में से तुम्हारी जो कैपेसिटी है वो 2 पॉलीथीन को ही मैनेज करने की है, उनको रिसाइकल करने की या फिर उनसे कुछ और प्रोडक्ट बनाने की। बाकी के 3 पॉलीथीन को तुम रिसाइकल नहीं कर पा रहे हो। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, तुमको उन 10 पॉलीथीन को रिसाइकल करने में हो सकता है 10 दिन लगें, पर तुमने दोबारा से 2 और पॉलीथीन यूज़ कर ली 10 दिन से पहले ही, तो तुम्हारे, हम क्या बोलेंगे, तुमने ओवरशूट कर दिया लिमिट को। तुम 10 दिन में रिसाइकल कर पा रहे थे, पर तुमने क्या करा, उससे पहले ही और प्लास्टिक यूज़ कर लिया। तो हमारी जो, हम ऐसा मान के चलते हैं कि ग्लोबल हम जो वेस्ट को मैनेज कर पाएंगे पूरी साल भर में, ठीक है,
तो हमको जितना हमने वेस्ट हमने प्रोड्यूस किया उसको हम साल भर में क्या कर पाते, मैनेज कर पाते। पर हम 28 जुलाई तक ही पहुँचे थे, उससे पहले हम और ज़्यादा वेस्ट को प्रोड्यूस करने लग गए। समझ में आया? तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि जब हम क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ प्लास्टिक जो हमारी वो एक्सीड कर जाए ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी से। ठीक है, जिस दिन एक्सीड कर जाएगी वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी से, या फिर मैं इसको ऐसे भी समझा सकता हूँ, तुमको ये समझ सकते हो कि मेरी जो वेस्ट मैनेज करने की कैपेसिटी है वो ये है कि मैं वेस्ट को साल भर में मैनेज कर पाऊँगा। ठीक है, पर तुम मेरे को कितने दिन दे रहे हो, मात्र 6 महीने दे रहे हो वेस्ट को मैनेज करने के लिए, ऐसे भी समझ सकते हो। तो जिस दिन हम ये बोलें कि मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा तुमने अब मेरे को वेस्ट दे दिया, तो वो क्या बोलेंगे हम, प्लास्टिक ओवरशूट डे कहलाएगा वो। ठीक है, 28 जुलाई को बताया गया कि प्लास्टिक ओवरशूट डे कहलाएगा। किसने बताया? स्विस बेस्ड रिसर्च कंसल्टेंसी अर्थ एक्शन ने। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम। यहाँ पर एक और रिपोर्ट आई थी जो बहुत न्यूज़ में थी, जो हमारे डाउन टू अर्थ ने बताई है कि सबसे ज़्यादा पर कैपिटा यूज़ ऑफ प्लास्टिक, सबसे ज़्यादा पर कैपिटा यूज़ ऑफ प्लास्टिक कौन कर रहा है? आइसलैंड करता है। आइसलैंड का जो पर कैपिटा यूज़ ऑफ प्लास्टिक है 128.9 kg है। इसको रट लो, कितना है? 128.9 kg, जो कि इंडिया से 24 गुना ज़्यादा है। जो इंडिया का जो पर कैपिटा कंजम्पशन है प्लास्टिक का वो मात्र 5.3 kg है। मतलब इंडिया में एक आदमी केवल 5.5 किलो प्लास्टिक ही यूज़ करता है पूरे साल भर में। वहीं आइसलैंड में एक आदमी जो है 128 किलो, 128 ना बोलूँ तो 129 kg, 129 kg प्लास्टिक यूज़ कर लेता है पूरे साल भर में। ठीक है ना, तो इसको हमने क्या बोला कि वहाँ पर कैपिटा कंजप्शन जो है प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा आइसलैंड में। याद रखना, पूछा जाए अगर क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा किस में, तो सबसे ज़्यादा आइसलैंड में। इंडिया में कितना है? मात्र 5.3%। नेक्स्ट आगे चलते हैं। द इम्बैलेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक दैट आर प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड एज वेल एज द वर्ल्ड्स एबिलिटी टू मैनेज दीज वॉल्यूम्स व्हेन दे बिकम वेस्ट इज़ द रूट कॉज फॉर प्लास्टिक पॉल्यूशन। देखो प्लास्टिक पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, वो इसी कारण से हो रहा है कि हम जो प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं वो हमारी मैनेज करने की कैपेसिटी से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब भाई बची हुई प्लास्टिक का क्या होगा? फेंक दी जा रही है। इसीलिए क्या हो रहा है? प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है। द गैप इन वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी एंड प्लास्टिक कंजम्पशन इज कॉल्ड MWI। ये जो गैप है मेरा किस में, जितना मैं प्लास्टिक यूज़ कर सकता हूँ, जितनी मैं यूज़ कर सकता हूँ और जितनी मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, यूज़ तो मैं रिसाइकल तो मैं इतनी कर सकता हूँ, मैनेज तो मैं इतनी कर सकता हूँ, पर प्रोड्यूस कितनी कर रहा हूँ मैं? इतनी ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा। तो बची हुई प्लास्टिक क्या होगी? बची हुई तो फेंकनी पड़ेगी ना, जिससे क्या बनेगा? जिससे मेरा प्लास्टिक पॉल्यूशन होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? मिसमैनेज्ड वेस्ट इंडेक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? मिसमैनेज्ड वेस्ट इंडेक्स। आगे चलते हैं। कुछ कंट्री हैं जिनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मिसमैनेज्ड होता है। मतलब मिसमैनेज का मतलब ये है कि अगर वो 100 किलो प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें से कितना केजी प्लास्टिक वो रिसाइकल ही नहीं कर पा रहे, उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहे, उसको हम क्या बोलेंगे? उसका मिसमैनेज्ड वेस्ट। तो सबसे ज़्यादा है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक जो है, अगर 100 केजी प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रही है मोजाम्बिक, तो उसमें से केवल मोजाम्बिक जो है 99.8%, केवल नहीं 99.8% जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको वो रिसाइकल नहीं कर पा रही। वहीं नाइजीरिया 99.44%, कीनिया 98.9% प्लास्टिक को रीयूज़ नहीं कर पा रही, मैनेज नहीं कर पा रही, और चौथे नंबर पे आती है हमारी इंडिया। ठीक है, इस इंडेक्स में इंडिया जो है मिसमैनेज्ड वेस्ट इंडेक्स में इंडिया का जो स्थान है वो 4th नंबर है। इसका मतलब ये है कि इंडिया 98.5% अपने प्लास्टिक को क्या नहीं कर पा रही? मैनेज नहीं कर पा रही। इसलिए इंडिया की रैंक कितनी है? 4th रैंक है इसमें। ठीक है, इंडिया की रैंक इसके साथ साथ इंडिया और किस में शामिल है? जो कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल हैं मिसमैनेज प्लास्टिक वेस्ट के लिए। हमने पढ़ा भी, पीछे एक न्यूज़ आई थी कि जो 12 कंट्री हैं जो 52% प्लास्टिक के मिसमैनेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनमें से इंडिया भी एक कंट्री है। ठीक है, वो 12 कंट्री कौन सी समझते हैं? इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, थाईलैंड, रशिया, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ईरान और कजाकिस्तान। ये कंट्रीज़ हैं जो रिस्पॉन्सिबल है मेरे मिसमैनेज के लिए। 12 कंट्री, इंडिया भी इसमें से एक पार्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी अर्थ ओवरशूट डे, देखो अभी मैंने बोला ना अर्थ ओवरशूट डे, आगे बताता हूँ। तो अर्थ ओवरशूट डे क्या है? देखो अर्थ ओवरशूट डे जो इस बार मनाया गया है वो कब मनाया गया है? वो 2 अगस्त को मनाया गया है। ठीक है, मतलब बताया गया है कि हमने जो अपनी कैपेसिटी है अर्थ के रिसाइकल से, मतलब ऐसा है, देखो अर्थ ओवरशूट डे किस लिए मनाया जाता है? ठीक है, और क्यों मनाते हैं अर्थ ओवरशूट डे? कि हमारी जो डिमांड है अर्थ से, अर्थ उतनी डिमांड जो है साल भर में प्रोड्यूस कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। मतलब
जैसे हमारी डिमांड है, अर्थ जो है हमको प्रोड्यूस करके दे 100 kg, मतलब हम अर्थ पैसे जो रिसोर्सेज हैं वो 100 kg रिसोर्सेज मैंने यूज़ कर लिए, अर्थ से ले लिए 100 kg रिसोर्सेज। अब उन 100 kg रिसोर्सेज को अर्थ को बनाने में कितना समय लग रहा है, ठीक है, अर्थ को बनाने में पूरा साल भर लग रहा है, ठीक है, मान के चलो अर्थ को बनाने में पूरा साल भर लग रहा है, पर मैंने वो 100 kg रिसोर्सेज साल भर से पहले यूज़ कर लिए। 2 अगस्त का मतलब ये है कि मैंने जो अर्थ ने पूरे साल भर में के जो रिसोर्सेज बनाए एक साल में, वो मैंने 2 अगस्त को ही यूज़ कर लिए। इसका मतलब है अर्थ ओवरशूट डे, मतलब अर्थ ने जितना मेरा जो है रिसोर्सेज जनरेट करे उसकी कैपेसिटी से मैंने जितना वो जनरेट करेगा पूरे साल भर में, उसको मैंने 2 अगस्त में ही 2 अगस्त तक ही क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। समझ में आया नहीं आया? तो मैंने जो उसकी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा यूज़ कर लिया। उस दिन को हमने क्या बोला, अर्थ ओवरशूट डे। तो कब मनाया जाएगा ये, मतलब कब बोला है अर्थ हमने अपनी कैपेसिटी को कब सॉरी कब हम इस डेट को क्रॉस कर गए, तो 2 अगस्त को हम क्रॉस कर गए। अगर मैं अर्थ ओवरशूट डे को देखता हूँ 1971 से लेकर 2023, तो हमको देखने को मिलेगा कि हम जितना आज यूज़ कर रहे हैं, जितना हम आज कंज्यूम कर रहे हैं, उसके मुताबिक ये है कि 1.7 अर्थ लगेंगी हमारी रिसोर्सेज, हमारी डिमांड को पूरा करने के लिए, ह्यूमंस की डिमांड को पूरा करने के लिए 1.7 अर्थ लगेंगी। इसका मतलब ये है कि हम जो अर्थ प्रोड्यूस कर रहा है साल भर में, ठीक है, उसको हम लगभग 7 महीने में ही क्या कर ले रहे हैं, यूज़ कर ले रहे हैं। समझ में आया? 7 से 8 महीने में ही क्या कर ले रहे हैं, यूज़ कर ले रहे हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मेरा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये तुमको सबको पता है, ये कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तुम्हें कैसे याद रहेगा, देखो 5 जून इसलिए याद है क्योंकि यूपीएससी का जो पेपर हुआ था 2022 का, वो 5 जून को हुआ था। ये बस कहने वाली बात है, वो तो ऐसे याद रहता है जिसने दिया होगा इस अटेम्प्ट में पेपर। तो 5 जून को हुआ था यूपीएससी का पेपर, उससे हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे याद रखना। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। इस क्यों मनाया जाता है 5 जून को, क्योंकि इस दिन जो हमारी स्टॉकहोम की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में, स्टॉकहोम की कॉन्फ्रेंस हुई थी 5 जून को, और हमारा यूएनईपी बना था। कौन बना था, यूएनईपी, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक और हमारी ट्रीटी हुई थी, प्लास्टिक ट्रीटी, यूएन प्लास्टिक ट्रीटी। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। यूनाइटेड नेशन की प्लास्टिक ट्रीटी हुई थी, जिसमें 175 नेशंस एग्री कर गए कि वो एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बनाएंगे प्लास्टिक पॉल्यूशन से लड़ने के लिए अपनी कंट्री में। वो क्या बनाएंगे, एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बनाएंगे, एग्री टू डेवलप अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन। टारगेट ये रखा गया कि हम जो अपने लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट जो बनाएंगे अपनी कंट्री में, वो 2024 तक उसे फाइनलाइज़ कर लेंगे। इसलिए इंडिया ने भी जो है अपने बैन लगा दिया सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ये मेजर स्टेप लिया गया है टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम प्लास्टिक प्रोडक्शन। देखो प्लास्टिक जब प्रोड्यूस होती है तो प्रोड्यूस के दौरान या फिर प्लास्टिक जब जलाई जाती है, लोग जलाते हैं प्लास्टिक को, उसमें से बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं, तो वो सब कम करने के लिए भी हमारा मेन एम था ये, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं। देखो अभी हमने देखा यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में। 1972 में क्यों हुई थी, क्योंकि इसी दिन 1972 में क्या हुई थी, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो हमारा यूएनईपी बना था। तो यूएनईपी की एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशन असेंबली। ये क्या है, एक गवर्निंग अथॉरिटी है हमारी यूएनईपी की, ठीक है। मोस्ट अथॉरिटेटिव ग्लोबल बॉडी फॉर मेकिंग डिसीजंस। देखो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ना, इन्वायरमेंटल इशूज़ से लड़ने के लिए, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इन्वायरमेंटल इशूज़ से लड़ने के लिए सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है पूरी दुनिया में, तो इसका आंसर लिख के आ जाना आँख बंद करके, यूएन इन्वायरमेंट असेंबली, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल इशूज़ से लड़ने के लिए सबसे हाईएस्ट बॉडी कौन सी है पूरे वर्ल्ड में, तो यूएन इन्वायरमेंट असेंबली। इसमें 193 यूएन मेंबर स्टेट्स हैं, और ये हर 2 साल में मिलती है असेंबली। कब मिलती है, हर 2 साल में मिलती है, टू इनहेंस वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस ऑन इन्वायरमेंटल मैटर्स, ठीक है। अच्छा ये बनी कब थी, अभी हमने देखा यूएनईपी कब बना था, यूएनईपी अभी हमने समझ लिया, यूएनईपी बना था मेरा 1972 को, यूएनईपी बना था 1972 को। पर यूएन इन्वायरमेंट असेंबली ये कब बनी थी, ये बनी थी 2012, जब Rio+20 की समिट हुई थी। तो उस दौरान देखो तुमको पता होगा 1992 में जो हमारी समिट हुई थी, 1992 में जो हमारी यूएन की समिट हुई थी, उसको हम अर्थ समिट भी बोलते हैं, ठीक है, 1992 वाली समिट को। और ये समिट कहाँ हुई थी, रियो दे जेनेरियो में हुई थी। इसके 20 साल बाद जो एक समिट हुई थी, वो कब हुई थी, 2012 में, ठीक है। उस समिट को क्या बोला जाता है, Rio+20 बोला जाता है, Rio+20। उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, Rio+20।
नेक्स्ट टाइम हमने इंडिया ने क्या लगा दिया, बैन लगा दिया सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर। इसमें कुछ तुम्हें याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना इंडिया ने बैन लगाया सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर। और यहाँ पर एक डेटा और याद रखना है कि जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनकी थिकनेस जो है किससे ज़्यादा होनी चाहिए, 120 माइक्रोन से ज़्यादा होनी चाहिए, 120 माइक्रोन से ज़्यादा होनी चाहिए थिकनेस। बस इतना याद रखना, और कुछ यहाँ पे याद रखने जैसा नहीं है। 120 माइक्रोन से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक प्लान आया था इंडिया में, रीप्लान, ठीक है। एक प्रोजेक्ट आया था इंडिया में, रीप्लान। रीप्लान का मतलब क्या है, रिड्यूसिंग प्लास्टिक इन नेचर, रिड्यूसिंग प्लास्टिक इन नेचर। रीप्लान देखो यहाँ पर थोड़ी, ये क्यों हम ऐसे प्रोजेक्ट उठा रहे हैं, क्योंकि रीप्लान देखो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट वगैरह ने नहीं स्टार्ट किया, ये स्टार्ट किया था खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने। किसने स्टार्ट किया, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने। इसका एम था कि हम रिड्यूस करेंगे कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक बैग्स बाय प्रोवाइडिंग मोर सुटेबल ऑल्टरनेटिव। हम प्लास्टिक बैग्स के अलावा जूट बैग या फिर अदर सुटेबल ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड कराएंगे, जिससे हम क्या करेंगे, प्लास्टिक बैग के कंजम्पशन को रिड्यूस करेंगे। तो पता होगा अब तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी अंडर द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जो है इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1956 के एक्ट के तहत। अब ये किसके अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंडर ये काम करती है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, याद रखना। तो कुछ क्या क्या बात याद रखनी है, खादी एंड विलेज कमीशन किसके तहत बनी थी, खादी एंड विलेज कमीशन एक्ट 1956 उसके तहत बनी थी। इसलिए कौन सी कैसी बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। किसके अंडर आती है ये पूछ सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर आती है, एमएसएमई के अंडर आती है, इसको रट लो, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। आगे चलते हैं। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एमएसएमई के अंदर। इसका टू प्लान, प्रमोट, फैसिलिटेट, ऑर्गेनाइज एंड असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो एक हमारा एक प्रोजेक्ट आया था, ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था हमारे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ ने। आईएमओ ने किसके साथ मिलकर किया था, एफएओ के साथ मिलकर किया था, ठीक है, और नॉर्वे गवर्नमेंट के साथ किया था। तो ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट किसने स्टार्ट किया, आईएमओ ने, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने किसके साथ, एफएओ के साथ और नॉर्वे गवर्नमेंट के साथ। इसका जो एम था इस प्रोजेक्ट का, टू प्रिवेंट एंड रिड्यूस मैरीटाइम प्लास्टिक लिटर फ्रॉम शिपिंग एंड फिशरीज। जो शिपिंग इंडस्ट्री की वजह से जो मैरीटाइम प्लास्टिक इंक्रीज़ हो रहा है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। इसका ये मेन एम था। इंडिया अलॉन्ग विथ 30 कंट्रीज ज्वाइन दिस इनिशिएटिव। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि ग्लो लिटर पार्टनरशिप का क्या इंडिया ने ज्वाइन किया है, हाँ इंडिया ने इसे ज्वाइन किया है। अब थोड़ा आईएमओ के बारे में समझते हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, आईएमओ, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी, यूएनईपी की, ठीक है। आईएमओ रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेजरिंग टू इम्प्रूव द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेशनल शिपिंग टू प्रिवेंट पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स। इसका मेन जो मकसद है वो ये है कि सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेशनल शिप्स की सिक्योरिटी, सेफ्टी पे ध्यान रखना और प्रिवेंट करना पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स, जो शिप्स से पॉल्यूशन हो रहा है उसको प्रिवेंट करना। इट ऑल्सो इन्वॉल्व लीगल मैटर्स इंक्लूडिंग लाइबिलिटी एंड कंपनसेशन इशूज एंड द फैसिलिटेशन ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रैफिक। इसका मेन एम है। इसका हेडक्वार्टर लंदन इंग्लैंड में, ठीक है। अब एक कन्वेंशन इसने स्टार्ट किया था, मारपोल कन्वेंशन, मारपोल कन्वेंशन। तो ये मेरा एक मेन इंटरनेशनल कन्वेंशन है। इसका एम था कि फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम द शिप्स कॉस्ट बाय द ऑपरेशनल एंड और एक्सीडेंटल कॉसेज। देखो जब एक शिप से दूसरी शिप टकरा जाए या फिर शिप हमारी पानी में डूब जाए, इसकी वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए जो कन्वेंशन आया था, मारपोल कन्वेंशन आया था। ये कन्वेंशन क्यों आया था, द प्रोटोकॉल ऑफ 1978 वॉज अडॉप्टेड। ये अडॉप्ट इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ टैंकर एक्सीडेंट हुए थे 1976 से 1977 में। अब कुछ भी कारण दे सकता है कि क्यों ये आया। वर्ल्ड वॉर 2 में शिप्स में लड़ाई हुई, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया, उसकी पॉल्यूशन हो गया, उसकी वजह से आया। या फिर हमारी जो ऑयल स्पिल बहुत ज़्यादा हुए, किस कोई टाइम रेंज दे दे इस दौरान, इसलिए आया। तो याद रखना बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टैंकर एक्सीडेंट हुए थे, इसकी वजह से आया था 1976 से 1977। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मरीन इन्वायरमेंटल कन्वेंशन। अब देखो मरीन इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो कन्वेंशन हमने लॉन्च किया वो बहुत इंपॉर्टेंट, तो ऑब्वियस सी बात है होगा ही होगा। किसने डेवलप किया था इसको, आईएमओ ने डेवलप किया था। इसका ऑब्जेक्टिव था टू मिनिमाइज पॉल्यूशन, हमने समझ लिया, ऑफ ओशियन सी इंक्लूडिंग डंपिंग ऑयल एंड एयर पॉल्यूशन। किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं करना, ना तो सी से रिलेटेड, ना तो डंपिंग से रिलेटेड, ना ऑयल से, ना एयर पॉल्यूशन से। डंपिंग मतलब वेस्ट, जो हम वेस्ट डंप कर देते हैं उसको रोकने के लिए, ठीक है, ऑयल पॉल्यूशन की वजह से,
और एयर पॉल्यूशन, तीनों को रोकने के लिए। अब देखो क्या इंडिया इसकी सिग्नेटरी है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिड इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ मार्पोल? यस, इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ मार्पोल। ठीक है, चलो अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइक्रोप्लास्टिक। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, माइक्रोप्लास्टिक्स आर स्मॉल प्लास्टिक पीसेस लेस देन 5 माइक्रोमीटर। क्या 5 माइक्रोमीटर से छोटा था? माइक्रोमीटर, वो तो मिलीमीटर था ना, 5 मिलीमीटर, तो पहला तो गया। माइक्रोप्लास्टिक हैव बीन रिपोर्टेड टू कंटामिनेट द हाई स्नोई पीक्स लाइक हिमालयाज एज वेल एज डीपेस्ट ट्रेंचेस लाइक मरीना ट्रेंच। क्या हमारे ये पाए गए हैं, ठीक है, मतलब हिमालयन की पीक्स पर और डीपेस्ट ट्रेंच मरीना ट्रेंच पर माइक्रोप्लास्टिक मिले हैं। ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये सेकंड वाला सही है, हमारा सेकंड सही है। माइक्रोप्लास्टिक हैव बीन फाउंड इन ह्यूमन बॉडी सैंपल्स, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा, ह्यूमन बॉडी में 50,000 से ज़्यादा सैंपल्स हर साल माइक्रोप्लास्टिक जा रहा है। स्मॉल पीसेस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक दैट आर purposeful manufactured are primary microplastic while the small pieces of plastic derived from the breakdown of the larger plastic debris are secondary plastic। हाँ अभी हमने समझ लिया, जो छोटे छोटे पीस हैं जो हम खुद बना रहे हैं वो क्या है हमारे प्राइमरी प्लास्टिक, और जो सेकेंडरी प्लास्टिक है बड़ी प्लास्टिक जो ब्रेक हो जा रही है वो सेकेंडरी प्लास्टिक। तो मतलब हमारा ये भी सही है और ये भी सही है, मतलब तीनों सही हैं, तो ऑल 3 आर करेक्ट।